हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। और हमने अब तक पढ़ा है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसे आया। ठीक है, बहुत आसान है। मेंडलीव अगर आप समझे तो ये भी काफी आसान है समझना। और आज का ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मेनली इसी से आएंगे एग्जाम में, और इसी को समझना काफी जरूरी है क्योंकि यही इसी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अभी पीछे तो हमने ये मतलब एक तरह से हम माहौल बना रहे थे ये जानने के लिए, ठीक है, कि कैसे आया, ताकि आपको एक सडन जब दूं तो डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा अब तक उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं काफी, और इस चैप्टर में से काफी ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आगे। हम्म तो अब तक हमने ये पढ़ रखा था, ये स्किम करता हूँ जल्दी जल्दी। आ गया। और ये हमने पढ़ा था मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, मेंडलीव की के वर्गीकरण की सीमाएं सीमाएं। हम्म हाँ। आज हम देखेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। अब चलिए देखते हैं क्या है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अब देखिए 1912 में तो मैंने बताया था आपको कि बोर ने खोज किया प्रोटॉन का, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या आने के बाद ही तो परमाणु संख्या का कंसेप्ट आता है। उससे पहले तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता चल रहा था। और ना ही जब मेंडलीव जब थे, ना ही उनको पता था कि परमाणु का आकार कैसा होता है, एग्जैक्टली कैसा होता है। नाभिक एक होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इतना उनको नहीं क्लियर कट नहीं पता था। आज हमें जितना क्लियर कट जानकारी है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वगैरह, परमाणु का कैसा आकार होता है, तो वो चीज तो उतना जानकारी नहीं था मेंडलीव के समय। और ना ही मेंडलीव को पता था कि परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जब जब प्रोटॉन का आविष्कार हुआ, ठीक है, जब न्यूक्लियस में पता चला कि एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, नाभिक में, तब और एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया नील्स बोर के द्वारा, ठीक है, तब जाके 1913 बताया था या 12, 1922 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नील्स बोर, देख लीजिएगा। अ, मैंने क्या डेट बताया था पिछले वीडियो में। तो पॉइंट ये है कि जब पता चला कि परमाणु संख्या के बारे में, जब पता चला प्रोटॉन के बारे में, पता चला एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, पता चला परमाणु का आकार के बारे में पता चला, तब क्या किए, बस थोड़ा सा चेंज, मेंडलीफ ने जो मेहनत किया था उसमें थोड़ा सा चेंज, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किए, और हमें आधुनिक आवर्त सारणी मिल गया। देखते हैं वो क्या चेंज था, क्या बदलाव था। ये देखिए, आवर्त नियम के इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आधुनिक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म, रुकिए पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक से जस्ट से रेड सही रहेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या, ये ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या बताया था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, बस ये ही चेंज है। यहाँ पे परमाणु संख्या है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। नजर आ रहा है आपको? बस ये चेंज करके, ये चेंज कर देने के बाद इतना सरल हो गया। जो दो कठिनाइयां थी ना, जो मेंडलीव के, देखिए ऊपर में, ये देखिए, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं जो थी ना दो, सभी तत्वों की समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। और ठीक है, आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। ठीक है, ये दोनों एक झटके में सुलझ गया। ठीक है, एक झटके में सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं? ये देखिए कैसे सॉल्व हुआ, आगे देखते हैं। ये देखिए, तो क्या होता है, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, पहले परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में अरेंज किया जा रहा था, अब क्या है, परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। एक बार मैं आपको बताऊंगा एक क्लियर कट पिक्चर कैसे बनाते हैं। आप भी एक बार अपने आप से बनाइएगा इसे, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। और एक बार बनाने से एक दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम आ रहा था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो कैसे सॉल्व हो जाता है। चलिए ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। अब मैं आपको, ये सब जो है स्तंभ है, ये ये सारी जो है स्तंभ है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और क्षैतिज पंक्तियां, ये जो है, ये पंक्तियां हैं, ये क्षैतिज मतलब समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल, ये जो भी है इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन, ये सारी क्या है, आवर्त है। ठीक है, तो आवर्त अपने कितने हो गए, रुकिए अब मैं लिखता हूं, 7 है। और ये ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं, जो जिन्हें हम समूह कहते हैं, वो 18 है। तो चलिए देखिए नंबरिंग कैसे होता है, कैसे एलिमेंट्स को सजाया जाता है, वो हम देखेंगे इधर। और जितने में कलर्ड है, जो कलर्ड पोर्शन है, जो रंग रंग किया हुआ है, उतने में ही एलिमेंट्स है, ये सब ऐसे ही खाली रहता है। देखते हैं आगे कैसे होता है अरेंजमेंट्स। तो पहले मैं इरेज कर देता हूं इसे। एक सेकंड, ठीक है, और पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहला एलिमेंट इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, उससे पहले ये जो आपके जो समूह है उनको नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, हो गया 18, समझ में आ रहा है, अपना वीडियो 18 हो गया। अब क्या है, इसे हम क्या कहते हैं,
समूह। और इसे हम क्या कहेंगे? आवर्त। आवर्त थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जो भी है। आवर्त कितने देखते हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल कर देता हूँ। तो आवर्त ये सब है और समूह ये सब है ना? समझ में आ रहा है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समूह किसे बोलते हैं, आवर्त किसे बोलते हैं। तो बस आपको एक ही याद रखना है, 18 समूह होते हैं, ठीक है। समूह कितने होते हैं? 18, और 7 आवर्त होते हैं। तो 18 जब समूह होते हैं तो आप पता चल जाएगा ऐसे 18 है, ठीक है। 18 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा तो 18 नहीं है, ऊपर से नीचे तो 18 नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जैसे भी याद रख सकते हैं। हम्म तो अब हम इसे इसमें हम लोग डालते हैं कैसे? बढ़ते आरोही क्रम में। किसके बढ़ते आरोही क्रम में? परमाणु संख्या के बढ़ते आरोही क्रम में, ठीक है। परमाणु संख्या के बढ़ते आरोही क्रम में हम इसे सजाते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है परमाणु संख्या, हीलियम का 2 है, ठीक है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, वाह, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियन 10, ठीक है। छोड़िए, फिर आता है सोडियम, फिर क्या आता है? मैग्नीशियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। आपको याद यहीं तक रखना है, ठीक है। आपको 1 से 20 तक, 20 हो गया ना, ठीक है, हो गए 20। तो आपको यहीं तक याद रखना है। 18 19 20, 19 20, ठीक है। और क्या होता है? अभी तो बहुत कुछ बताना है। चलिए, तो ये तो एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ओवरऑल कि कैसा होता है। अब इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ये जो है लैंथेनाइड्स है और इसे एक्टिनाइड्स है, ठीक है। पहले अपने सीरीज के पहले एलिमेंट के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है, इस सीरीज का नाम। ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स, ठीक है। और देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है सीन, इसकी क्या कहानी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, ठीक है, कि अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था। अब देखिए ये आवर्त हो गए, 1 7 आवर्त और वही समूह, तो उसको अच्छे से वो कर दिया गया, ठीक है। जो आप एक बार जरूर जाकर बनाइएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का है ये, ठीक है, इसे हम धातु कहेंगे। जो पिंक कलर का है यहाँ पे बनाया हुआ है, इसे हम अधातु कहेंगे। सॉरी, अधातु बोल रहा हूँ, उपधातु। और यहाँ पर जो है, जो येलो येलो कलर का है, जो हल्दी के रंग का है, उसे हम कहेंगे अधातु, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कहाँ था? इस हिसाब से हमने कैल्शियम तक देखा, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ये जो सेपरेशन जो है, ये ये जो सेपरेशन, नहीं सॉरी, ये, ठीक है, ये वाली जो सेपरेशन है, इसके इस तरफ जितना है, इस तरफ, ठीक है, मतलब कैसे बताऊं, इस तरफ जितना है, ठीक है, यहाँ से सारा ये क्या है? धातु, राइट। और ये यहाँ तक ये सब धातु है। और ये जो है उप धातु है, जो पिंक पिंक कलर में, ये सब उप धातु,
ठीक है, और ये सब अधातु है, ठीक है, बचा हुआ। तो अब होता क्या है, अब जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, आवर्त में नीचे आते हैं, तो अरेंज करते जाते हैं, तो क्या होता है 57 जो है, 57 के बाद से सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर गुणधर्म दिखाने वाले, समान गुणधर्म दिखाने वाले लगभग लगभग वो इधर लाई करने लगते हैं। और इससे अगर हम यहाँ पे रख दे तो ये पीरियोडिक टेबल लंबा हो जाएगा और दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और इसका सिमेट्री बिगड़ जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसा दिखेगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ आगे चल के आपको दिखाऊंगा कैसा दिखेगा अगर हम उसे डालेंगे तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए, इसके लिए हम यहाँ पे अलग डाल देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 57 है परमाणु संख्या, देखिए 57, 58, 59, 60, 61, कहाँ तक है, 71 तक। फिर यहाँ पे देखिए 72 से शुरू हो रहा है। तो ये किस समूह में आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सारे जो तत्व हैं, ठीक है, किस समूह में आते हैं, तो ये किस समूह में आ रहे हैं, तीसरे समूह में। ये सारे तत्व जो है तीसरे समूह में, ये सारे, ठीक है, तीसरे समूह और छठे आवर्त में। और ये कौन से आते हैं, ये भी तीसरे समूह में आते हैं पर सातवें आवर्त में। समझ में आया? तो ये एक देखने वाली बात है, ठीक है। और नंबरिंग का तो मैंने बताया पिछले स्लाइड में आपको कैसे करते हैं, 1 से 18 तक होता है और आवर्त 1 से 7 तक। और ठीक है, बाकी सब तो सही है। और कैसे सजाते हैं, अब देखिए ऐसे सजाने से ना क्या होता है, ऐसे सजाने से ना क्या होता है, और थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे हम आगे। ऐसे सजाने से क्या होता है, आपको परमाणु संख्या के हिसाब से जब सजा रहे तो 21 के बाद 22 ही आएगा, क्योंकि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, उसमें कोई समस्थानिक पदार्थ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समस्थानिक पदार्थ का कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रोटॉन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो तो नाभिक में रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से ही तो गुणधर्म निर्भर करता है ना, उसका रासायनिक गुणधर्म। समझ रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बदल रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बदलेगी, परमाणु संख्या बदल रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी बदलेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बदलेगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बदल रही है तो आपका रासायनिक गुणधर्म भी बदलेगा, तत्व भी बदलेंगे, ठीक है। परमाणु संख्या बदल रही है तो तत्व भी बदलेंगे। समझ रहे हैं? तो अभी क्या है, 21 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 23 आ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, उस समय डेसिमल में आ रहा था, कभी 57 आ रहा था, तो कभी उसके बाद 59 पॉइंट कुछ आ जा रहा था। ये सब किस लिए हो रहा था, क्योंकि आपके समस्थानिक पदार्थों की वजह से ऐसा हो रहा था। तो उस समय पता ही नहीं चल रहा था, एक से जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो एक से दूसरे तत्वों के बीच कितने पदार्थ हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा था, आवर्त सारणी में कितने पदार्थ है वो पता ही नहीं चल रहा था, पर यहाँ पे तो आप क्लियर कट पता चल रहा है कि इसके टाइटेनियम 22 है तो 23 वाला ही आएगा। प्रोटॉन का संख्या एक ही एक ना बढ़ेगा, है ना, परमाणु संख्या तो एक ही एक बढ़ेगा। प्रोटॉन पहले 22 था, अब हो गया 23, तो एक एक ही बढ़ेगा। तो इसके बीच में और कोई पदार्थ नहीं, और कोई तत्व नहीं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया एक। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे किन किन चीजों पे निर्भर करता है कि एक एलिमेंट जो है, एक तत्व जो है किधर रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना होगा इधर, ठीक है। ये हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये लिथियम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले 3 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं हाइड्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं।
इधर साइड में बना रहा हूँ। हाइड्रोजन का एक है तो एक हो गया, और एक परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन भी एक होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, ये हो गया के कोश। ठीक है, के कक्षा। अब लिथियम का क्या होता है? लिथियम का लिथियम का क्या है? 3 है, तो के एल, तो 2 1, ऐसे हम सजा सकते हैं। इसमें 2 सजाएं और इसमें 1। अब सोडियम का कैसा होगा? ये देखिए, 1 2, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11। तो 11 को हम कैसे सजा सकते हैं? पहले में 2, फिर दूसरे में 8, मैक्सिमम 8 जा सकता है ना? 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। अब फाइनल में 1। तो आप एक चीज मार्क कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक आवर्त में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ समानता आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल। क्या हो रहा है? आखिरी जो कोश है उसमें क्या हो रहा है? आखिरी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आखिरी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या समान है, 1। ये तो पहले समूह में हो गया। अब दूसरे समूह में जाएंगे तो देखिए बेरिलियम का 4 है, तो कैसे हम उसको अरेंज करेंगे? 2 और 2, तो यहाँ यहीं पे क्या हो जाएगा? 2 और 2। ठीक है। मैग्नीशियम का कैसे अरेंज करेंगे? ठीक है, मैग्नीशियम का 12 है, तो कैसे अरेंज करेंगे? 2 8 2 के एल एम। ठीक है, 2 8 2। अब 2 8 2 होगा, जैसे यहाँ पे एक था तो यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, आखिरी कक्षा में, आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो मतलब हम कह सकते हैं, अब एक और दिखा देता हूं आपको फाइनली। एक दिखाता हूँ फ्लोरीन, मतलब 17वें समूह का दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम देखेंगे फ्लोरीन का। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का 9 है, फ्लोरीन का 9 है, मतलब के में 2 रहेगा, एल में 7। राइट। तो फ्लोरीन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और इधर 7, 1 2 3 4 5 6 7 डाल दीजिए। ठीक है, 7 हो गया। अब आपका क्लोरीन का कैसे अरेंज होगा? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17 है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे? के एल एम, मतलब 2 8 7। राइट, 2 8 7। तो पहले में तो 2 आ जाएगा, 1 2, फिर 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर फाइनली जो आ जाएगा आपका, उसमें कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। राइट। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आखिरी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है समान है इसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक समूह में क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और एक और चीज याद रखिएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और कोशों की संख्या क्या हो रही है?
कोशों की संख्या बढ़ रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे फ्लोरीन में कितने कोश थे? 2 कोश थे, के और एल, 2 कक्षा थे। अब क्लोरीन में कितने कक्षा है, कितने कोश है? 1 2 3, 3 कोश है, ठीक है। तो कोशों की संख्या बढ़ रही है दर बर दर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो हम ये कह सकते हैं, आवर्त में जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, आवर्त में जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? कोशों की संख्या, कोशों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, समूह में जब हम नीचे आ रहे हैं, आवर्त में नहीं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। समूह में हम जब किसी एक समूह में जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? समूह है, इसे हम समूह कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, इसे हम समूह कहते हैं, ठीक है। जो स्तंभ है उसे हम समूह कहते हैं, ठीक है। हम्म, स्तंभ समूह दोनों में स है, स्तंभ में आधा सा और समूह में पूरा सा, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हैं आप। तो कोशों की संख्या जैसे हम नीचे आते हैं बढ़ती है, ठीक है, पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, ठीक है। ये याद रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर? क्लियर। अब क्या होता है, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, स्लाइड को इरेज और इसको हटाता हूँ, एक चीज लिखता हूँ इधर, कोशों की संख्या, ठीक है, और ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये समूह में, समूह समूह ऐसे ही लिखते हैं ना, पता नहीं कैसे लिखते हैं, शायद ऐसे लिखते हैं समूह। और ये हो गया आपका आवर्त, ठीक है। अब क्या होता है समूह में, क्या होता है? कोशों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, तो कोशों की संख्या एक बढ़ती है ना, बढ़ती है कोशों की संख्या, कोशों की संख्या बढ़ती है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, नहीं बदलती, ठीक है। बट एक आवर्त में जब हम जाते हैं, कोशों की संख्या समान रहती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आवर्त में कैसे? बाएं से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं ओर जाते हैं जब हम। और समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होती है? कोशों की संख्या बढ़ती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। पर आवर्त में उल्टा होता है। मैंने आपको बताया समूह का, अब हम आवर्त का भी देख लेते हैं, ठीक है। आवर्त में क्या होता था? तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट से जब राइट जाते हैं, राइट से जब लेफ्ट आएंगे तो घटेगा, याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जब ऊपर से नीचे आते हैं तभी बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कमेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, समझना है, याद क्या, ये तो दिख रहा है। अब मैं आपको आवर्त का भी एक दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो ये पहला आवर्त हो गया, ये देखिए, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त। तो दूसरे आवर्त के क्या बोलता हूँ, दूसरे आवर्त के तत्वों को लेते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है।
दूसरे आवर्त में कौन से तत्व है? लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो अब देखिए, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसी में सब एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, 5, 6, परमाणु संख्या लिख रहा हूं, 8, 9, 10, ठीक है। ये Kl 2, 1, ये भी Kl 2, 2, ठीक है। ये भी Kl 2, 3, उसका Kl कार्बन का 2, 4, नाइट्रोजन का Kl 2, 5, ऑक्सीजन का Kl 2, 6, फ्लोरीन का Kl 2, 7, और ये हो गया Kl 2, 8, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूं। पहले वाले में तो 2 चले गया। अब लिथियम का क्या है? लिथियम का, एक सेकंड, लिथियम का क्या है? 1, 2, 3, ठीक। ये तो नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब इधर क्या है? 2 लिथियम का, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। बेरिलियम का क्या होता है? एक और बढ़ जाता है। बोरोन का क्या होगा? एक और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, इसमें बढ़ते जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जैसे हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं। ये बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं हम, है ना, आवर्त में, समझ रहे हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, दिखाई दे रहा है ना। अब आपको क्लियर हो रहा है, मुझे भी लग रहा है अब आपको क्लियर हो रहा है। L 4 हो गया, नाइट्रोजन में 5 हो गया, और आपके ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, और नियोन में 8। तो क्लियर हो गया। अब इतना पूरा समझ में आ गया किस पे निर्भर कर रहा है पोजीशन। एक तत्व का जो पोजीशन है किस पे निर्भर कर रहा है? उसके संयोजकता कोषों की संख्या और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आया? अब मैं क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो भी नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिएगा। समझ में आया? तो अब पूरा क्लियर है। अब ये हो गए थे समूह, और ये हो गए आवर्त। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अभी आपको, ठीक है, तो हमने देखा, एक बार और बता देता हूं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होती है? कोषों की संख्या बढ़ती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। और जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं, किसमें? आवर्त में, तो कोषों की संख्या समान रहती है, और आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, एक एक करके, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, एक थी, दो, एक था, दो था, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर 3 था, 13 मतलब 3, ठीक, मतलब देख सकते हैं आप ऐसे। 4 था, 5 था, है ना, नाइट्रोजन में 5 था, Kl मतलब 2, 2 और 5, 7 है ना परमाणु संख्या, 2, 5, 7। देखिए 6 था, इससे भी पता चल रहा है आपको सही रहता है। क्लियर? होप काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, और ये देखिए लैंथेनाइड्स है यहाँ पे, और ये एक्टिनाइड्स है, ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया गया है। और ये आपका एल्कली मेटल्स है,
और ये आपका एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं। ये आपके उपधातु है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं, गुणधर्म को दिखाते हैं, ठीक है। और ये धातु, धातु मोस्टली क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, मतलब रूम तापमान पे, ठीक है। पर कुछ धातु हैं जो लिक्विड होते हैं, जैसे मर्क्यूरी यहाँ पे है आपका, लिक्विड होता है। गैलियम जो है, गैलियम को हाथ में पकड़ने से पिघल जाता है। और सीजियम और फ्रांशियम भी लिक्विड होता है। आपको 20 तक याद रखना है, और और ज्यादा याद रखने का अगर मन हो, ठीक है, तो इसका याद रख सकते हैं, इसका भी याद रख सकते हैं, और इस ग्रुप का याद रख सकते हैं, और इस ग्रुप का, बस काफी इतना। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, सॉरी। तो काफी कुछ क्लियर है। हाँ, एक और चीज, 92 तक जो है तत्व जो है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, ठीक है। 93 से लेके 118 तक, तो टोटल कितने तत्व हैं, 118। उसमें से 92 जो है प्राकृतिक है, मतलब ठीक है, प्राकृतिक है, ठीक है। और ये कितने हो गए, 26 जो है बाकी वो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ब्रोमीन, अब उप धातु जो है, ए सॉरी अधातु जो नॉन मेटल्स है, वो देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, वो गैस में पाए जाते हैं। और ये ब्रोमीन, ये तो लिक्विड है। और जो आपका ब्लैक कलर्ड है, मतलब काला रंग का है, वो ठोस है, ठोस में पाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, धातु तो कोई आपको गैस में दिखा नहीं, है ना, अधातु ही गैस में पाए जाते हैं। ये भी देखिए, हाइड्रोजन भी ग्रीन है, वो भी एक अधातु है, पर फिर भी पहले समूह में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैच करता है, और कुछ हद तक सिमेट्री बना रहे। अगर मान के चलिए इसको इधर रख देते कहीं, इधर, तो अजीब लगता देखने में, मतलब एक परफेक्ट सिमेट्री नहीं रहता, मतलब समझ रहे ना, एक ताकि देखने में सही रहे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उन्हीं के तरह है, क्योंकि हाइड्रोजन तो दोनों की तरफ दिखाता है प्रॉपर्टीज, इसीलिए उसको उधर रखा गया। पर हमेशा देखिएगा, हाइड्रोजन का जो कलर होगा वो अलग से मार्क्ड होगा, उसका एक अलग कलर होगा, उसको अलग दर्शाया जाता है, ठीक है। भले ही समूह एक में है, पर उसे अलग दर्शाया जाता है, ठीक है। काफी कुछ क्लियर हो गया है। तो वही लिखा हुआ है इधर भी, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। एक एक करके बढ़ता है, एक एक करके बढ़ रहा था, हमने देखा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और हाँ, जो मैं बता रहा था ना, अगर हम इसे नीचे नहीं रखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखिए, ऐसा दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड। और ये देखिए, सारे सभी के आवर्त जो है, मतलब आवर्त बोल रहा हूँ, समूह जो है, तीसरा ही समूह है सब, ठीक है, तीसरा समूह है। तो इसी के लिए हम इसे क्लब कर देते हैं, और इसे हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और प्रॉपर्टीज भी सेम है, गुणधर्म भी सेम है उनके। सो और कुछ वेरिएशन जो है, कुछ प्रॉपर्टीज, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।